हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हमारा दूसरा पार्ट है रासायनिक समीकरण और उसके अभिक्रिया। सॉरी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आज का जो है, मैंने पिछले क्लासेस में हमने ये बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और समीकरण कैसे होते हैं। आज जो है हम सभी लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग सब लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण कैसे होते हैं और उनके कितने प्रकार हैं। कल के क्लासेस में यानी कि पिछले क्लासेस में हमने ये जाना है कि रासायनिक समीकरण जो है वो दो तरह के होते हैं। पहला पहला होते हैं संतुलित और दूसरा होते हैं असंतुलित। दो तरह के होते हैं। तो संतुलित और असंतुलित में आप जरा सा ये देखिए, तो हमने कल बताया था संतुलित अभिक्रिया और दूसरा है असंतुलित अभिक्रिया। ठीक है। संतुलित अभिक्रिया और असंतुलित अभिक्रिया में क्या होता है, जरा सा हमें बताना कि कोशिश कीजिए कि संतुलित अभिक्रिया में और असंतुलित अभिक्रिया में क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, संतुलित अभिक्रिया में जो है इसमें क्या होते हैं कि जो अभिक्रमक होते हैं यानी कि जो मिल रहे होते हैं, जो रिएक्टेंट होते हैं, वो जब जुड़ते हैं यानी कि दो तत्व जब अभिक्रिया अभिक्रिया करते हैं और आपस में अपने इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं तथा तथा उसके बाद क्या हो जाएगा, जो अपने साझा करते हैं, साझा करने के बाद तथा दोनों में समान अवस्था यानी कि या फिर समान संख्या में परमाणु हो तो वो संतुलित अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। असंतुलित में क्या है, जस्ट इसका उल्टा है। तो इसमें क्या कहते हैं, तो इसमें कहते हैं कि जब कोई अभिक्रिया आपस में समान इलेक्ट्रॉन साझा नहीं करती तो वो असंतुलित अभिक्रिया कहलाती है। ठीक ना, वो असंतुलित अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत, तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि वो संतुलित है या असंतुलित है। ठीक है, वो संतुलित है या असंतुलित है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया, यहाँ तक में कोई दिक्कत। आगे में यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को हमें अभी तक नहीं बताया है, वो थोड़ा सा मैं बचा के रखा था, और वो ये है कि यहाँ पे जो है हमें ये भी पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए कि मैं अभी बताऊं या बाद में बताऊं। मैं वीडियो के एंड में ही बता देता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा।
मैं पहले इसके बारे में बता देता हूँ। इसके बारे में आप लोग ध्यान दो कि संतुलित अभिक्रिया में हम लोग जानेंगे संतुलित अभिक्रिया है। तो हम उदाहरण सहित तो पहले इसका उदाहरण हम लोग दे देते हैं। तो इसका उदाहरण में आप ध्यान दीजिए, एक समीकरण हम आपको बता देते हैं। पहला समीकरण है Fe प्लस H2O को जब रिएक्ट करवाते हैं तब हमारा क्या बनेगा, Fe के बाद हो जाता है क्या होगा, Fe3O4 प्लस H2 जो है वो हमारा क्या होगा, H2 हमारा वो रिलीज हो जाएगा, है ना। Fe3O4 बनेगा और OH2 है हमारा वो रिलीज हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर ध्यान दो, ये जो है ये अभी क्या है, असंतुलित है। ये अभी क्या है, असंतुलित है। तो ये संतुलित होगा। तो कैसे संतुलित होगा, तो संतुलित होने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसको देखना पड़ेगा। तो अभी देखो संतुलित में कैसे करता हूँ। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दो, पहले हाइड्रोजन देख लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन मेरा 4 गो है। तो 4 ऑक्सीजन यहाँ है, तो हम 4 ऑक्सीजन पहले कर देंगे, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो हमारे यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गए। ऑक्सीजन पहले स्टेबल करना है और पहले कुछ नहीं, ऑक्सीजन को पहले स्टेबल करना है। ऑक्सीजन स्टेबल हो गया, ऑक्सीजन स्टेबल हो गया। अब जाके हम लोग हाइड्रोजन को देखेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन इधर और 4 इधर, यानी कि 4 दूनी 8 गो हाइड्रोजन। हम क्या करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे क्या करते हैं, गुना करते हैं। जब गुना कर देंगे तो गुना करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। यानी इधर हाइड्रोजन 8 गो हो गया, तो इधर भी हाइड्रोजन हमारा 8 गो हो गया। क्लियर। अब यहाँ देखो Fe 3 गो है, ठीक है, यहाँ Fe 1 गो है, तो इसको भी 3 गो कर देंगे। तो अब ये जो है, ये अब क्या हो गया, ये अब जो है, ये अब क्या हो गया, संतुलित अभिक्रिया हो गया। ये अभी क्या हो गया, संतुलित अभिक्रिया हो गया है। यहाँ तो में किसी को कोई दिक्कत, एक बार देख लो अभी तुम लोग, उसके बाद फिर हम आगे बताते हैं। एक चीज हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि संतुलित अभिक्रिया जो होती है, संतुलित अभिक्रिया जो होती है उसमें क्या होता है कि जो द्रव्यमान होता है, इसका जो द्रव्यमान होता है, ठीक है ना, इस अभिक्रिया में या अभिक्रिया इसमें हो या ना हो, किसी संतुलित हो या असंतुलित हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये चीज ध्यान रखिए कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का, जो तत्व का जो द्रव्यमान होता है या पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है, मैं लिखता हूँ, मैं उसी चीज को लेता हूँ। पदार्थ के द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना तो विनाश होता है। ठीक है, यहाँ तक मैं आप लोगों का समझ में आ गया है, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत, ये समझ में आ गया, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आगे ध्यान दीजिए, एक चीज और हम आपको बता देना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया जब होती है, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, रासायनिक अभिक्रिया जब होती है, तब रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तब क्या होता है, तब होता है कि जो हमारा अभिकारक जो होते हैं, हमारा जो अभिकारक जो होते हैं, ठीक है, हमारा अभिकारक जो होते हैं, तो अभिकारक द्वारा बने उत्पाद, अभिकारक द्वारा बने जो उत्पाद होते हैं, ठीक है ना, वो अभिकारक के ही बराबर होते हैं।
ठीक है, वो अभिकारक के ही बराबर होता है। अभिकारक के उत्पाद अभिकारक द्वारा बने उत्पाद के बराबर होते हैं, बराबर होते हैं द्रव्यमान में, द्रव्यमान में। ठीक है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जब होती है किसी तत्व की या पदार्थ की, तब जो है उससे जो उत्पाद बनता है वो भी उतने ही बराबर होता है उसका जितना अभिकारक पहले से मौजूद था। ठीक है, जितना अभिकारक पहले से मौजूद था। यहाँ तक में किसी चीज़ को दिक्कत, आप सभी लोग एक बार देख लीजिए, देखने के बाद मुझे बताइए। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको मिटाएंगे। इसको हम मिटाएंगे, मिटाने के बाद आगे हम जो है इसके कुछ उदाहरण आप लोगों को मैं दूंगा। शायद आप लोगों ने समझ गया हो, तो हम आगे की और हम बताते हैं। ठीक है, आगे की और हम बताते हैं। अभी यहाँ पे देख रहा हूँ कि बच्चे ना ही लाइक कर रहे हैं ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं, सिर्फ देख कर चले जाते हैं। ऐसा क्यों? क्या आपको वीडियोस और ऑडियोज पसंद नहीं आ रहे हैं या फिर लेक्चर्स पसंद नहीं आ रहे हैं? ये मेरा जो है पिछले बार मैंने जो चैप्टर पढ़ाया था, चैप्टर 8 पढ़ाया था मैथ्स का, और उसके बाद जो है मैं आज पढ़ा रहा हूँ साइंस, क्योंकि चैप्टर मैथ्स जो है वो बापी सर पढ़ाते हैं। तो आप लोग को जो है व्यूज़ वगैरह सब जा नहीं रहा है, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए और व्यूज़ के साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वैसे लोगों को ऐड कीजिए जो लोग किसी दूसरी जगह पढ़कर नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो यहाँ पे पढ़कर वो समझ जाएंगे। ठीक है, तो आगे देखिए, इसके हम कुछ उदाहरण वगैरह सब हम बताने वाले थे कि कैसे हमारे जो है ये संतुलित अभिक्रिया और या असंतुलित अभिक्रिया हम देखते हैं। और वो हमने एक्चुअली मैंने एफई का रिएक्शन करके हमने दिखा दिया लोहा का वाटर के साथ। तो लेकिन फिर भी हम एक चीज़ आपको जो है दिखा देते हैं, वो क्या है, वो मैं इसको मिटा ही देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कि जैडेन है, जैडेन प्लस H2SO4 से रिएक्ट करवा रहे हैं, H2SO4 से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, ZnSO4 और प्लस H2, जो कि हवा में उड़ जाएंगे, है ना। तो हमारा ये क्या बना है, जिंक सल्फेट बना है। क्या बना है, जिंक सल्फेट, सल्फेट ये बना है। ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड है ये, सल्फ्यूरिक, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल है ये। ठीक है, यहाँ तक मैं समझ में आ गया आपको। अब इसको बैलेंस करना है, तो ये बैलेंस्ड है ऑलरेडी, ये संतुलित अभिक्रिया ही कहलाती है। ठीक है, ये संतुलित अभिक्रिया ही कहलाती है। तो अभी यहाँ पे ये जो संतुलित अभिक्रिया है, संतुलित अभिक्रिया को हीट एंड ट्रायल मेथड भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, संतुलित अभिक्रिया को संतुलित संतुलित अभिक्रिया अभिक्रिया को हीट एंड ट्रायल मेथड भी कहा जाता है, कहा जाता है। आखिर इसे हीट एंड ट्रायल मेथड क्यों कहा जाता है, बताइए। क्योंकि हम क्या करते हैं कि
कोई भी अभिक्रिया जो होता है, उस अभिक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। उस अभिक्रिया को क्या करते हैं हम लोग, संतुलित करते हैं। और संतुलित करने के बाद जब हम लोग संतुलित कर देते हैं तो वो मेथड जो है हीट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है। आपसे ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है कि हीट एंड ट्रायल मेथड किसे कहते हैं या किस अभिक्रिया को कहते हैं, और या फिर कोई समीकरण दे देगा और वो समीकरण को दे देने के बाद बोलेगा हीट एंड ट्रायल मेथड से इसके संतुलित करें, हीट एंड ट्रायल मेथड से इसको संतुलित करें या हीट एंड ट्रायल मेथड के इसे बनाएं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप लोग काम कीजिएगा, ठीक है। एक चीज़ हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि कहीं कहीं आप लोगों ने एल लिखा हुआ देखा होगा, जी लिखा हुआ देखा होगा, ए क्यू लिखा हुआ देखा होगा, है कि नहीं, और साथ ही साथ एस भी लिखा हुआ देखा होगा, ठीक है। तो एस ये सब क्या है आखिर, तो एल जो होता है वो लिक्विड होता है जिसको हम लोग द्रव से दिखाते हैं, आई बात समझ में। जी जो है वो गैस होता है, जो कि गैस ही लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ए क्यू को, ए क्यू को क्या बोलते हैं सर, बताइए। ए क्यू को क्या बोला जाता है, कौन बताएगा, बताइए, कौन बताएगा ए क्यू को, ए क्यू को कौन बताएगा। देखिए ए क्यू को मतलब होता है यहाँ पे जलीय, एक्वस करके इसको, ठीक है। और एस जो है वो होता है सॉलिड यानी कि ठोस। बात समझ में आ गया आप लोग को। तो कहीं कहीं समीकरण जब होता है तो वहां पे लिखा जाता है जैसे कि जिंक, तो जिंक यहाँ Zn क्या है हमारा, सॉलिड होता है। H2SO4 ये क्या है, ये है एल है, लिक्विड है ये, है ना, या डाइल्यूट भी लिखाता है Dl करके, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे बनते हैं। आप लोगों ने एक आप लोगों ने लगभग क्लास 6 से ही आप लोग पढ़ा होगा एक चीज को, एक समीकरण को, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कौन बोलेगा, बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, वो जो पौधे में बनता है, शायद फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनता है कि नहीं, याद आया कुछ, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस जिसमें कि क्लोरोफिल होते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, है ना, वो अपना भोजन बनाते हैं, है ना। तो जिसमें कि जाइलम और फ्लोएम का यूज होता है, जिसमें कि नाइट्रोजन जो है वो लेता है जड़ के थ्रू। तो ये कैसे बनता है, ये इसमें क्या बनता है, इस फोटोसिंथेसिस में पेड़ आखिर अपने लिए क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। तो ग्लूकोज बनाने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ग्लूकोज बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CO2। CO2 के बाद क्या होगा, H2O। H2O के बाद क्या होगा, H2O से फिर इसके बाद क्या होगा, बताओ। सूर्य की प्रकाश में, सूर्य की प्रकाश में और क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल भी वहां रहता है ना। जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, C6H12O6 बनाता है। और क्या बनाता है बच्चों, और क्या बनाता है, और बनाता है O2। क्या बनाता है, O2 बनाता है। फिर और क्या बनाता है, और वो देता है H2O देता है, क्या देता है, H2O देता है। क्लियर है। तो अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं छोटा दिख रहा है, मैं बड़ा कर दूं इसको, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ये हो गया O2 और ये हो गया H2O, ठीक है। अब दिख रहा है, ठीक, बढ़िया। तो अभी यहाँ पे ध्यान दो, CO2, अभी यहाँ पर देखो ये 6 गो ये है,
6 वो कार्बन है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो एक ही कार्बन है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को स्टेबल करेंगे। कार्बन हाइड्रोजन सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, सबसे पहले ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे 6 गो ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 है, 8 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, यानी कि राइट साइड में 9 ऑक्सीजन है। लेकिन यहाँ 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ही ऑक्सीजन है। तो क्या करेंगे, हम करेंगे इसको बैलेंस। कैसे बैलेंस करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम करेंगे कि कार्बन हम तो देख लेते हैं पहले क्या होता है। तो कार्बन जो है 6 है वहाँ, तो हम 6 कार्बन पहले यहाँ दे देते हैं। ठीक, 6 कार्बन था, हाँ 6 कार्बन दे दिए। जब 6 कार्बन दे दिए तो यहाँ पे देखो ये 2 को 12 हो गया ऑक्सीजन, यहाँ 12 ऑक्सीजन, और ये हुई 13 ऑक्सीजन। अब वहाँ पे कितना हो गया, 6 यहाँ, 2 यहाँ, 8 और 1 9 ऑक्सीजन। हमको ऑक्सीजन बढ़ाना है, बढ़ाना ना। तो ऑक्सीजन जब बढ़ाना है तो चलो ठीक, बढ़ाया जाए। हाइड्रोजन पहले देख लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 12 और यहाँ पे 2, यहाँ 14। तो 14 को यहाँ, तो यहाँ पे 7 कर देते हैं, तो 7 दूनी 14, 14 हाइड्रोजन यहाँ पर भी हो गया। जब यहाँ हो गया तो यहाँ देखो 6 दूनी ये 12, ऑक्सीजन यहाँ 12 हो गया। 12 और 7, 12 और 7, 12 और 7 कितना, तो 12 और 7, तो 12 और 7 कितना होता है, 19। ठीक, तो 19 होता है सर। तो यहाँ 6 हैं सर, 6 और 1 7 हो गया। यहाँ बचा कितना, 19 में से 7 घटा दो तो कितना बचता है, 13 या 7, 12 हो जाएगा। तो 12 बचता है, तो यहाँ पर हम कर देंगे 6। क्या बैलेंस हुआ है, एक बार देखा जाए क्या, मैं देख लेते हैं हम लोग। तो 6 कार्बन यहाँ है, तो 6 कार्बन वहाँ है। फिर जब 6 कार्बन हो गए तो हाइड्रोजन देते हैं, तो हाइड्रोजन 12 है वहाँ पे, 12 और 2 14 है, तो 7 दूनी 14, यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, कार्बन भी बैलेंस हो गया। अब बचा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे भी 7 ऑक्सीजन, तो 7 और 12 हो गया 19। 19 ऑक्सीजन यहाँ पर है। तो 6 ऑक्सीजन यहाँ था, 2 ऑक्सीजन यहाँ था, तो 6 और 2, तो अभी तो बैलेंस कर दिए, तो बैलेंस की वजह देखते हैं। 6 दूनी 12, 12 और 6 18 और 1 19, यहाँ भी बैलेंस्ड। तो ये भी हमारा बैलेंस हो गया। तो ये बैलेंस हो गया। अब हमको समझ में आ गया कि ये कैसे होता है। तो ये संतुलित अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बस देख लो सभी लोग, देख के हमें बताओ। तो इस समय में आ गया बच्चों, अब आगे देखा जाए। कोई दिक्कत, आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं, मैंने बोला था कि लास्ट में मैं कुछ बताऊंगा, और लास्ट में मैं क्या बताऊंगा बच्चों, ये भी मैंने शायद तुम्हें बताया ही है। अब वो ये बताऊंगा कि अभिक्रिया के समय, ठीक है, अभिक्रिया के समय हमारा जो है कुछ उत्सर्जन जो है होता है। तो क्या उत्सर्जन होता है बच्चों, उत्सर्जन कुछ होता है। तो क्या उत्सर्जन होता है, तो हम इसको मिटा देते हैं। तो उत्सर्जन जो है वो होता है, सबसे पहले हमने कल की क्लासेस में हमने बताया ही था कि उत्सर्जन क्या होता है। तो गैस का उत्सर्जन होता है। किसका उत्सर्जन होता है, गैस का उत्सर्जन होता है। होता है। तो गैस का उत्सर्जन में हम पहले ये बताना चाहेंगे कि गैस का उत्सर्जन कैसे होता है। तो जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया में
कुछ गैसें निकलती हैं, ठीक है ना। अब रिएक्शन करेगा तो गैस तो निकलेगा। जब गैस निकला, तो गैस जब निकलता है तो वो कैसे निकलता है, उसके कुछ उदाहरण हम आपको देंगे अभी। तो इसमें क्या होता है कि रिएक्शन कराया जाता है जिंक सल्फेट को। पहले करते हैं। जिंक को हम रिएक्ट करवाएंगे। किससे रिएक्ट करवाएंगे बच्चों? किससे रिएक्ट करवाएंगे हम? सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्ट कराएंगे। किससे रिएक्ट करवाएंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्ट करवाते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल से जब रिएक्ट करवाते हैं, तो जिंक को जब सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या मिलता है? बताओ क्या मिलेगा? जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन। जो कि हाइड्रोजन हमारा वो क्या होगा? उड़ जाएगा। हाइड्रोजन हमारा क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। तो Zn होता है इसका, और H2SO4 हो जाएगा। जिंक सल्फेट ZnSO4 और प्लस H2 रिलीज हो जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज ध्यान दो, ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे निकल रहा है। क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन निकल रहा है। उसी तरह से अगर हम जिंक को रिएक्ट करवाएं HCl से, तो बनेगा ZnCl और रिलीज होगा हाइड्रोजन। रिलीज क्या होगा? हाइड्रोजन। तो इससे ये समझ में आ गया कि कोई भी जो है इसमें जो गैस कैसे निकलता है, किसको किससे रिएक्शन करने के बाद गैस निकलता है। गैस ही क्या, गैस ही क्या, यहाँ पे यहाँ पर अवक्षेप भी बनते हैं। अवक्षेप 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 भी बनते हैं। कैसे सर? कैसे बनते हैं? अवक्षेप कैसे बनते हैं ये कौन बताएगा? बताइए। अवक्षेप कैसे बनते हैं ये कौन बताएगा? और कैसे बनते हैं? कि जब जब तत्व जब जब तत्व जब तत्व रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और कर्ण और वह पानी के में और वह पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, जिसके कारण वह परख नली में नीचे की ओर बैठ जाता है। अवक्षेप कहलाता है। अवक्षेप कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे ये समझ में आ गया। तो अवक्षेप कैसे बन रहे हैं ये समझ में आ गया बच्चों। यहाँ पे कोई दिक्कत? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगला एक उदाहरण आपको देता हूं मैं, कि जब पानी यानी कि अब मिश्रित जल जो होते हैं, उदाहरण में एक उदाहरण नहीं है ये, एक तरह से समझ लीजिए
कि जब जब मिश्रित जब मिश्रित जब मिश्रित मिश्रित क्या है, जल, जब मिश्रित जल में जब मिश्रित जल में कार्बन डाई ऑक्साइड को पास कराया जाए पास कराया जाए तब तब भी तब भी अवक्षेप बनते हैं तब भी अवक्षेप क्या होंगे, वो बन जाएंगे। ठीक है, तभी वो अवक्षेप बनेंगे। एक बार देख लीजिए सबको, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देख लिया आप सभी ने, हम आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, बस कुछ देर में ही खत्म हो जाएगा, फिर बाकी का जो बचा हुआ है वो अगले पार्ट में आपको वीडियोस में मिल जाएंगे। और सभी लोग जो हैं, आप लोग से मैं कहता हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस जो रहेंगे आपको इस द्रोणाचार्य कोचिंग सेंटर के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। तो अगला क्या है कि इसके उदाहरण हम आपको नहीं बताए थे, आपको ये बताए थे। उदाहरण आप देख लीजिए, उदाहरण ये है, उदाहरण उदाहरण ये है कि पोटाशियम आयोडाइड को जब हम मिश्रण से तैयार करते हैं, पोटाशियम आयोडाइड को जब हम मिश्रण में तैयार करते हैं, या फिर और उसके बाद पोटाशियम आयोडाइड को यानी कि पोटाशियम आयोडाइड को लीड नाइट्रेट से हम मिलाते हैं, तो PbNO3 को हम मिलाते हैं। PbNO3 को जब हम लोग मिलाते हैं तो हमारा क्या बनेगा, पोटाशियम नाइट्रेट, है ना। क्या बनेगा, पोटाशियम नाइट्रेट, यानी KNO3 बनता है, और फिर रिलीज कर देगा PbI, है ना। तो यहाँ पे पोटाशियम नाइट्रेट बन गया और लेड आयोडाइड हमारा निकल गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, लेड आयोडाइड जो है हमारा, ये जो लेड आयोडाइड है ये हमारा अवक्षेप है। ये हमारा यहाँ पे क्या है, अवक्षेप है। ये हमारा क्या है, अवक्षेप है। क्लियर है यहाँ पे क्लियर है। अगला रिएक्शन भी हम आपको बता देता हूँ। अगला रिएक्शन ये है कि सोडियम अम्ल जो है, सोडियम अम्ल, ठीक है, सोडियम अम्ल जो है वो सोडियम अम्ल नहीं होता है, सॉरी मिस हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 जो है, H2SO4 जो है, H2SO4 को हम किससे मिलाते हैं, बेरियम क्लोराइड से, बेरियम क्लोराइड से। ठीक है, बी बेरियम क्लोराइड से, बेरियम क्लोराइड जो है BCl होता है, या मैं इसको ऐसे ही लिखता हूँ, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल को, सल्फ्यूरिक अम्ल और बेरियम क्लोराइड को जब रिएक्ट कराते हैं तो बेरियम तो यहाँ पे जो है
जब सल्फ्यूरिक अम्ल और बेरियम क्लोराइड जब रिएक्ट कराया जाता है, जब सल्फ्यूरिक अम्ल और बेरियम क्लोराइड जब रिएक्ट किया जाता है, तब यहाँ पे एक मिश्रण बनता है, वह बेरियम सल्फेट बनता है। वो एक बेरियम सल्फेट बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है। ठीक है, तो यहाँ बेरियम सल्फेट बनता है, तो यहाँ पे HCl यहाँ पे ये बनेगा सल्फ्यूरिक अम्ल क्लोराइड BaCl। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बेरियम सल्फेट जो है वो एक अवक्षेप के रूप में रहेगा, अवक्षेप के रूप में रहेगा। साथ ही साथ अगला क्वेश्चन ये है कि इसमें रंगों का भी परिवर्तन, रंगों का भी परिवर्तन होता है। ठीक है, तो रंगों का परिवर्तन में उदाहरण में हम देते हैं। उदाहरण जो है इसमें उदाहरण क्या होंगे वो देख लीजिए। जैसे कि पोटाशियम परमैंगनेट जो होते हैं, पोटाशियम परमैंगनेट, पोटाशियम परमैंगनेट जो होते हैं, ठीक है, पोटाशियम पोटाशियम परमैंगनेट प्लस पोटाशियम परमैंगनेट को, ठीक है, हम मिलाते हैं किसे, साइट्रिक एसिड से। पोटाशियम परमैंगनेट को हम साइट्रिक एसिड से मिलाते हैं और वो जो है उसका जो कलर चेंज हो जाएगा वो कलरलेस होगा, कलरलेस होगा। क्योंकि पोटाशियम का जो कलर होता है वो होता है, वो क्या होता है, कौन बताएगा, वो क्या होता है, बताइए। पोटाशियम का जो कलर होता है वो कौन सा कलर होता है, पोटाशियम का जो कलर होता है वो पर्पल होता है। कौन सा होता है, पर्पल कलर होता है, जो कि वो कलरलेस हो जाता है। तो आज का ये सेशन हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग अगले क्लासेस में हम आप लोग से मिलेंगे और डिटेल्स में मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपसे शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।